नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे आपका समय ना खराब करते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो टॉप 50 क्वेश्चंस में पढ़ा रहा हूँ। ये यूपी की सीरीज भी मैं शुरू कर चुका हूँ, तो देखते हैं और मेरे साथ अंत तक रहें। इस क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को शेयर करें पहले अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, और लाइक करना ना भूलें, कम से कम लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, यूपी के टॉप स्पेशल क्वेश्चन हैं ये। तो सबसे पहला लिया हमने कुल खाद्यान्न उत्पादन, है ना। खाद्यान्न उत्पादन का मतलब है जो फसलें उत्पादित की जाती हैं भारतवर्ष में पूरे में, उसमें से उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न से संबंधित, जैसे गेहूं की बात करें या धान की बात करें, इन दोनों फसलों की मुख्य बात करते हैं खाद्यान्न उत्पादन में। चूँकि भारत में सबसे ज़्यादा उपभोग की जाने वाली फसल धान है, इसको नोट कर लेना, कई बार प्रश्न पूछा है। और धान के बाद दूसरे स्थान पर गेहूँ है, ठीक है, और उसके बाद दालों का स्थान आता है। तो सबसे ज़्यादा उपभोग की जाने वाली जो खाद्यान्न फसल है वो धान, और धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है वैसे, और बंगाल के बाद दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। लेकिन खाद्यान्न में बहुत सारी और फसलें आती हैं इसके अलावा। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि खाद्यान्न का सबसे ज़्यादा या खाद्यान्न फसलों का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो उत्तर प्रदेश करता है। अगला प्रश्न लिया हमने, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है भारत में। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और गेहूं की खेती उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? मध्य वाले क्षेत्र में होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन 3 आधार पर किया गया है। सहारनपुर से लगा करके कुशीनगर तक के हिस्से को भावर का मैदान कहते हैं। जो पतली सी पट्टी होती है उसकी, जो पतली एक श्रृंखला है, उसे भावर का मैदान, भावर के मैदान कंकड़ पत्थर वाले मैदान कहलाते हैं, ठीक है, जिनमें नदियों का पानी बहता तो है लेकिन कंकड़ पत्थरों की वजह से दिखता नहीं है, कई बार अदृश्य जैसी नदियां दिखती हैं। तो ये पहला विभाजन हो गया। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन 3 रूप से किया गया है। दूसरे में मध्य उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, यानी कि बीच वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, जिसमें गंगा और यमुना नदियां बहती हैं, है ना। गंगा और यमुना नदियों के इलाके को अथवा क्षेत्र को मध्य गंगा का मैदान कहा गया है। तीसरा क्षेत्र बुंदेलखंड वाला है। तो ऐसे करके 3 भौतिक विभाजन है। तो इसमें से जो गेहूं की खेती हो रही है तो वो कहाँ हो रही है? गंगा यमुना वाले इलाके में। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती घाघरा और गंगा के इलाकों में होती है, जहां पे घाघरा नदी बह रही है जिन जिलों के आसपास, और गंगा नदी तो आपको पता ही है यूपी की सबसे लंबी नदी है। अगर डिटेल में जाना चाहें तो घाघरा और गंगा लिख लेना ब्रैकेट में। और घाघरा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। बड़ी आयतन के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं हम हमेशा, है ना। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्षेत्रफल के आधार पर, आयतन के आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर, यानी कि अर्थात उसमें पानी का आवरण बहुत होगा, पानी बहुत ज्यादा होगा उसमें क्षेत्रफल के आधार पर। तो कैस्पियन सागर है जो कि एशिया में स्थित है, एशिया और यूरोप दोनों का हिस्सा लगता है ना। ऐसे ही सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में मध्य वाले क्षेत्र में, और मध्य वाले क्षेत्र में घाघरा और गंगा प्रसिद्ध है। अगला है गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन। तो गन्ना का भी भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। और गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण नगदी फसल है, ये भी लिख लेना। कॉमर्शियल फसल है, यानी कि व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली सबसे प्रसिद्ध फसल गन्ना है। इसे इंग्लिश में शुगर केन कहते हैं। और गन्ना का जो उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज्यादा। कौन से उत्तर प्रदेश में? पश्चिमी। और सर्वाधिक उत्पादकता भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा नहर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहती हैं। ये कुछ कॉमन पॉइंट है, याद रखो। तो गन्ना का उत्पादन यूपी करता है, और यूपी में भी पश्चिमी यूपी लिख लेना, जिसमें मेरठ है, शामली है ना, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, ये आसपास के जिले हैं जो गन्ना उत्पादन होता है। चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है भारत में। चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, लेकिन इससे 2-3-4 साल पहले की बात है, 2 साल या 3 साल महाराष्ट्र पहले स्थान पर था, लेकिन अभी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करता है, ठीक है। दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन किसका? दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। और दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो गए थे, पहला राजस्थान आ गया था कुछ दिनों पहले पहले नंबर पर, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान। कुल आलू का उत्पादन, अगर आलू पूछा जाए आपसे, भाई पोटैटो का प्रोडक्शन कहाँ है? आलू का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश ही करता है भारत में। भारत में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन कहाँ होता है भाई साहब? यूपी में होता है।
और यूपी में भी कहाँ पे होता है आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन? पश्चिमी यूपी में होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है। उसमें भी आगरा बहुत फेमस है आलू के उत्पादन के लिए। आगरा के पास फर्रुखाबाद बहुत प्रसिद्ध है। आगरा का इलाका पूरा आलू के उत्पादन, आगरा से हाथरस वाला जो हिस्सा है, आगरा से फर्रुखाबाद वाला जो हिस्सा है, वो आलू के उत्पादन के लिए जाना जाता है। आलू का निर्यात जोन भी आगरा में स्थित है। एक्सपोर्ट सेंटर जो सरकार का है वो आगरा जिले में स्थित है आलू का। ठीक है, अगला प्रश्न लिया है हमने भाई साहब, सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन मलिहाबाद में होता है। मलिहाबाद लखनऊ में है, और राज्यों में आ जाए तो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में आ जाए तो लखनऊ सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन करता है, मलिहाबाद नामक जगह है, और राज्यों में भारत में उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, आंवला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कुल आंवले का तो उत्तर प्रदेश करता है, और उत्तर प्रदेश में क्या करता है? प्रतापगढ़ सबसे ज़्यादा आंवले की खेती करता है। और यहाँ पे एक नदी बहती है, नदी का नाम लिख लेना, सई नदी के तट पर स्थित है, प्रतापगढ़ से होकर के। तो आंवले का उत्पादन प्रतापगढ़ करता है, जिसमें विटामिन सी पाई जाती है। कौन सी विटामिन पाई जाती है आंवले में? खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है, ये भी नोट कर लेना है ना, ये आपको जानकारी होगी। खट्टे फलों में विटामिन सी। कुल धान उत्पादन, धान की बात आ गई अब। कुल धान का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश करता है, दूसरे स्थान, माफ कीजिए गलत हो जाएगा। धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में दूसरे स्थान पर यूपी करता है। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। पहला राज्य है बंगाल, जहां धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है, जहां दूसरे स्थान पर इसका उत्पादन होता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। अगले पॉइंट की बात करते हैं, कजरी। कजरी के बारे में आपने पढ़ा होगा। कजरी क्या है? एक लोक नृत्य है कजरी, लोकगीत है, माफ कीजिए, क्या है? लोकगीत है। ये वर्षा ऋतु का लोकगीत है। कौन सी ऋतु का है? वर्षा ऋतु में, जैसे जब वर्षा होती है, मानसून होता है, उस समय गाया जाता है। लोकगीत है। इसकी उत्पत्ति कहाँ पे? मिर्जापुर में। तो पूर्वांचल का प्रसिद्ध है, इसे पूर्वांचल भी लिख सकते हैं एक शब्द में, और जिला आ जाए तो मिर्जापुर। ठीक है, वर्षा ऋतु से संबंधित है लोकगीत, महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। ब्रजभाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसैनी से। ब्रजभाषा का विकास, अरे राजेश जी गेट लगा दियो। ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से होता है। ठीक है, ये हिंदी का क्वेश्चन है, इसे एक बार देख लेना, इस गेट लगा दो, एक बार देख लेना, हिंदी का क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना। वैसे सौरसैनी से ही होता है ब्रजभाषा का विकास। और ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है, जैसे कि एटा है, अलीगढ़ है, हाथरस है, आगरा है, मथुरा है, बदायूं है, बरेली है, इनमें ब्रजभाषा बोली जाती है। जिले भी याद रखने हैं ना, बदायूं और बरेली तक ब्रजभाषा का विस्तार है। एटा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, ये तो आपको याद ही होंगे। इसके अलावा बदायूं और बरेली में ब्रजभाषा का प्रचलन है। ठीक है, ये नोट कर लेना, एक बार चेक भी कर लेंगे सही। काशी विद्यापीठ की स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने करी थी। काशी विद्यापीठ जो कि वाराणसी में स्थित है ना, बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने की थी बनारस में। 10 फरवरी 1921 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 10 फरवरी 1921 को। ठीक है, ये नोट कर लेना, असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय। काशी विद्यापीठ की स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने की थी, जो कि वाराणसी में स्थापना करी थी, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों धर्मों का संबंध एक जिले से है यूपी में, और उस जिले का नाम है कौशाम्बी। दोनों धर्मों का उल्लेख, जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का, दोनों धर्मों का उल्लेख उत्तर प्रदेश में एक जिले से संबंधित है, जिस जिले का नाम है कौशाम्बी। क्या नाम है? कौशाम्बी, उस जिले का नाम है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है भातखंडे संगीत संस्थान। एक संगीत का संस्थान है जो उत्तर प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध, क्या नाम है इसका? भातखंडे संगीत संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। और स्थापना कब हुई थी इस संस्थान की? स्थापना एक बार चेक कर लेंगे हम। भातखंडे संगीत संस्थान 1998 शायद, मेरे ख्याल से, इसमें मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो चेक कर लेंगे इसका, लेकिन इसका मुख्यालय लिख लेना, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अगला है पर्यटन विभाग। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग बना हमारे यूपी में 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब स्थापना हुई थी? 1956 में। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। दोनों दिवस लिख लेना, राष्ट्रीय वाला यानी कि भारत में 25 जनवरी को और विश्व वाला 27 सितंबर को। और पर्यटन विभाग की स्थापना यूपी में कब हुई? 1956 में। यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में ताजमहल को 1983 में शामिल किया था, आगरा किले को 1983 में सॉरी
सर्दी जुकाम खांसी चल रही है भैया सर्दी की वजह से, तो आप बच के रहे, है ना। ताजमहल को 1983 में, आगरा किला को भी 1983 में और फतेहपुर सीकरी को शामिल किया था 1986 में। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तीनों मॉन्यूमेंट्स हैं, तीनों प्रसिद्ध इमारतें, तीनों मुगलों से संबंधित हैं। ताजमहल का निर्माण आपको पता ही है 1631-32 से लेकर के 52 तक कराया था शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में, जिसकी पत्नी का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, ठीक है, जिसका निधन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 1631 या 32 के आसपास हो गया था। पहले बुरहानपुर में उसे दफनाया गया था। बुरहानपुर वो इलाका है जिसे दक्षिण भारत की चाबी कहा जाता था। उस समय ज़्यादातर लोग दक्षिण भारत उसी इलाके से होकर के जाते थे, इस वजह से दक्षिण भारत की चाबी, है ना, कहते थे बुरहानपुर को। नर्मदा नदी जहाँ से होकर के बहती है, नर्मदा नदी के तट पर है। और आगरा किला का भी निर्माण अकबर ने कराया। अकबर के अलावा उसमें उल्लेख जहांगीर का भी आता है। जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था? जहांगीर के बाद कौन आया था गद्दी पर? शाहजहां। जहांगीर का पुत्र शाहजहां था। तो 3-4 लोगों को पढ़ते हैं, अकबर को भी पढ़ते हैं, जहांगीर को पढ़ते हैं, शाहजहां को, आगरा किले में, ठीक है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी का निर्माण तो आप जानते हैं किसने कराया? अकबर ने। इसे 1986 में शामिल किया गया। किस में शामिल किया गया? विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को में। अगला प्रश्न है, अकबर की राजधानी भी था फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कब कराया था? 1571 या 72, दोनों वर्ष पढ़ लेते हैं हम। 1571 से शुरू करा करके 72 तक इसका निर्माण हुआ था, ऐसे पढ़ लेते हैं हम। कई बार आपको 71 भी मिल जाएगा और 72 भी मिल जाएगा। फतेहपुर सीकरी, जिसमें सलीम चिश्ती की दरगाह प्रसिद्ध है, जिसके दर्शन करने कौन जाता था? अकबर जाया करता था। इस वजह से सलीम चिश्ती की दरगाह का एक पूरी की पूरी जो मजार है वो सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है अंदर, और बाकी की पूरी बुलंद दरवाजा का जो प्रांगण है अंदर या बाहर, वो लाल पत्थर का इस्तेमाल उसमें किया गया है। नोट कर लेना, ठीक है। जौनपुर की स्थापना किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने, जिसे क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश का सिराज या पूर्वी भारत का सिराज भी कहते हैं। सिराज शब्द जुड़ा है कौन से शहर के साथ? जौनपुर के। जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित एक शहर है, जिसमें अटाला मस्जिद बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी मस्जिद है? अटाला मस्जिद है। एक लाल मस्जिद भी है यहाँ पे, एक झंझरी मस्जिद भी है जौनपुर के भीतर, है ना। जौनपुर प्रसिद्ध शहर, प्राचीन शहर, जिसकी स्थापना तुगलक वंश के व्यक्ति शासक फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, ठीक है। नोट कर लेना, गोमती नदी बहती है इधर। 60,000 मुनियों ने महाभारत का वाचन किया यहाँ पर। 60,000 मुनि, या कहीं कहीं किताबों में 88,000 भी मिलेगा। तो हजारों पे नहीं जाना है, इट डजेंट मैटर कि 1000 देगा कि नहीं देगा, वो देगा और दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 60,000 भी लिखा है, 88,000 ऋषि मुनियों ने यहाँ पे कौन सी कथा का वाचन किया? महाभारत का वाचन किया था। और जगह का नाम है नैमसारण, और नैमसारण कौन से जिले में? सीतापुर जिले में। ये लखनऊ का पड़ोसी जिला है सीतापुर, ठीक है, नैमसारण में। कनक भवन कहाँ पे स्थित है? अयोध्या में स्थित है। कनक भवन बहुत प्रसिद्ध है, सोने से बना हुआ था पहले, इस वजह से इसका नाम था कनक भवन। अयोध्या में स्थित है। अयोध्या, सरयू नदी बहती है अयोध्या जी में, श्री अयोध्या जी में, है ना। अगला पॉइंट हमने लिया, देवास शरीफ की मजार कौन से जिले में? बाराबंकी में स्थित है। और बाराबंकी किससे सीमा बनाता है? नेपाल से सीमा बनाता है बाराबंकी। देवास शरीफ की दरगाह स्थित है। और बाराबंकी अफीम की खेती के लिए भी जाना जाता है ना। अफीम की खेती है, हाँ, खेती होती है अफीम की बहुत बड़े पैमाने पे बाराबंकी में, है ना। और देवास शरीफ का मेला लगता है, यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध मजार है बाराबंकी जिले में, ये नोट कर लेना। इसके अलावा कालिंजर का दुर्ग या किला, दुर्ग बोले तो किला, कौन से जिले में स्थित है? बांदा में स्थित है कालिंजर का किला। कहाँ पे स्थित है भैया? बांदा में। और इसी कालिंजर के किले पर 1545 में, इसी किले पर, वर्ष लिख लेना, 1545 में किसकी मृत्यु हो गई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे एक उक्का नामक आग का गोला चला रहा था भाई, इसका नाम था उक्का। तो उसको उसने दागा तो वो दीवार से टकरा करके वहीं फट गया था उसके पास आकर के। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, जो कि सूर वंश का व्यक्ति था, जिसके बचपन का नाम फरीद था, जिसने हुमायूं को 2 बार हराया था। किसे हराया था? हुमायूं को। चूंकि इसने शिकार करते हुए शेर को मारा था, इस वजह से इसकी उपाधि शेर खां पड़ गई थी। इस वजह से नाम पड़ा इसका शेरशाह सूरी। बचपन का नाम फरीद था। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम में स्थित है, ये भी नोट कर लेना। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, ये पूछा जाता है कई बार, नोट कर लेना एक एक पॉइंट। तो कालिंजर का किला बांदा में स्थित है, और कालिंजर का मेला भी लगता है यहाँ पे।
वांडा बुंदेलखंड में आता है। वांडा कहाँ पे आता है? बुंदेलखंड में आता है, जहाँ पे ऐसा पढ़ते हैं हम खनिज संसाधनों में कि हीरा पाया जाता है इस जिले में। इस जिले में क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है भाई सब, डायमंड है ना। चुनार का किला ये भी बहुत प्रसिद्ध है मिर्जापुर में। जी मिर्जापुर और वाराणसी की सीमा पे पढ़ लीजिए, ऐसे मान लेते हैं। वाराणसी भी पास में ये पड़ोसी जिला है, वैसे मिर्जापुर में स्थित है। पेपर में मिर्जापुर लगाना है आंसर। चुनार का किला कहाँ पे स्थित है? मिर्जापुर में स्थित है, और इसके ऊपर उत्तर में वाराणसी है। ठीक है, तो वाराणसी मिर्जापुर, मिर्जापुर पढ़ना आप। चुनार का किला बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे भी हम मुगलों में बहुत सारी लड़ाइयों को पढ़ते हैं। जैसे हुमायूं जब गद्दी पर बैठा, अपने पिता बाबर के मरने के बाद, बाबर मर गया 1530 में, हुमायूं बैठा 30 में ही बैठ गया था, राज अभिषेक हो गया उसका आगरा में। 31 में उसने जो पहला अभियान चलाया तो वो इसी हिस्से में लड़ने आया था, चुनार वाले हिस्से में, पूर्वांचल वाले हिस्से में। ये हमारा कौन सा इलाका है उत्तर प्रदेश का? इसे पूर्वांचल बोलते हैं। अभी मैंने बताया था कजरी लोकगीत गाते हैं यहाँ पे महिलाएं। कौन सा लोकगीत? कजरी। वर्षा ऋतु में, मानसून के समय में, पूर्वांचल में आता है मिर्जापुर। और मिर्जापुर फेमस है किसके लिए? कालीन उद्योग के लिए। कालीन उद्योग का काम सबसे ज्यादा होता है, मैटिंग वगैरह, चटाई वगैरह और बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं मिर्जापुर के भीतर। और मिर्जापुर पड़ोसी जिला है सोनभद्र का। मिर्जापुर किसका पड़ोसी है? सोनभद्र का पड़ोसी जिला है। सोनभद्र में से काट करके ही मिर्जापुर को बनाया गया। पहले मिर्जापुर सोनभद्र का ही हिस्सा हुआ करता था, है ना। तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, जिससे 4 राज्यों की सीमा लगती है। और इसके उत्तर में मिर्जापुर है, जो कालीन उद्योग के लिए फेमस है, चुनार के किले के लिए फेमस है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना भैया। और बहुत सारे जलप्रपात हैं जो एक क्लास में मैंने पढ़ा रखे हैं। जैसे टांडा जलप्रपात है यहाँ पे, कुसेहारा जलप्रपात है यहाँ पे, एक बिंडम जलप्रपात है यहाँ पे। मिर्जापुर में ये जलप्रपातों के नाम है। अगर स्पीड तेज हो तो दोबारा से लौटा के देख लेना क्लास को, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने। काशी विश्वनाथ मंदिर रानी अहिल्याबाई होलकर ने। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे स्थित है? अयोध्या में स्थित है। ये भी बहुत प्रसिद्ध मकबरा है, एक बहू बेगम का मकबरा है ना, पूछा गया पीसीएस वगैरह में, तो मैं आपको बता दिया नए पॉइंट। प्रसिद्ध भारत माता मंदिर, भारत माता, ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर के प्रांगण में पूरा भारत का मानचित्र बना हुआ है। इस वजह से नाम क्या पड़ा? भारत माता मंदिर। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कहाँ पे स्थित है? काशी में ही, वाराणसी में ही स्थित है। ठीक है। रूमी दरवाजा, ये बहुत प्रसिद्ध है, नवाबों के समय का। कहाँ पे स्थित है? ये लखनऊ में। रूमी दरवाजा कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 6। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, केंद्र के द्वारा संचालित होते हैं, उनकी संख्या 6 है। कितनी है? 6। ये नोट कर लेना आप, है ना। जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ का भी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी है इसमें, और एक राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी भी है, झांसी में भी है कृषि विश्वविद्यालय, और एक और विश्वविद्यालय। ऐसे करके 6 विश्वविद्यालय हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बाकी के राज्य के विश्वविद्यालय हैं। अगला पॉइंट है एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय। आवासीय का मतलब यदि आप वहां पढ़ने जा रहे हैं उस कॉलेज में, तो रहने की भी व्यवस्था मिलेगी आपको वहीं, रेजिडेंस, उसे बोलते हैं आवासीय। तो एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय BHU। स्थापना कब हुई? 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने करी, 1916 में करी थी। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयागराज में हुआ था। इनको वर्ष 2014 में भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया, माफ कीजिए 2015 में भारत रत्न से मदन मोहन मालवीय जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नोट कर लेना, छाप लेना, और क्लास को शेयर करते रहा करो। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना अखबार बनारस अखबार था। सबसे पुराना अखबार बनारस अखबार, जो कि 1845 में प्रकाशित हुआ था। सबसे पुराना अखबार बनारस अखबार, जो 1845 में प्रकाशित हुआ, उत्तर प्रदेश का। उर्दू का पहला अखबार हमारे उत्तर प्रदेश का 1846 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम सरदल अखबार था, और ये कहाँ का था? आगरा। ये उर्दू का पहला अखबार था जो 1846 में निकला, आगरा से निकला था, सरदल इस अखबार का नाम था। एक कार्यक्रम चला है, सामाजिक वानिकी योजना कार्यक्रम 1979 में शुरू किया था सरकार ने। समाज को एक तरीके से अवेयर करना वनों के विषय में, पेड़ों के विषय में, वृक्षारोपण के विषय में। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1979 में उत्तर प्रदेश में चलाया। इसका पहली बार उल्लेख 1976 में मिलता है। इस शब्द का उल्लेख 1976 में किया गया था पहली बार। नोट कर लेना, छाप लेना। टॉप 50 की यह सीरीज लगातार चलेगी आपकी।
5, 7, 8 क्लासें मैं पढ़ाऊंगा, 10 क्लासें पूरा यूपी का कवर एक तरीके से। वैसे यूपी पढ़ा रखा है मैं डिटेल में, आपको जिले बाई जिले क्लास मिल जाएंगी, बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और हर तरीके से उत्तर प्रदेश को पढ़ा रखा है मैंने। शेयर करते रहिए लगातार इन क्लासों को अपने मित्रों और दोस्तों के, रिश्तेदारों के साथ। अवश्य अपने सुझाव देते रहिए, लगातार जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और परिश्रम करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।